नमः सर्वेभ्यः। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत स्पर्श में। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और आपको मेरी वीडियोस भी पसंद आ रही होंगी और आपके अब तक जो भी डाउट रहे होंगे वो आपके क्लियर हो गए होंगे। तो आज की हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कल हमने की थी जस्तव संधि, स्तुतव संधि, च्युतव संधि और पूर्व सवर्ण संधि। आज हम करते हैं हमारी पर सवर्ण संधि। इसको हम लत्व संधि भी बोलते हैं। पर सवर्ण संधि इसको हम लत्व संधि भी बोलते हैं। इसका सूत्र है तोरली। तोरली यानी कि तय वर्ग से लकारे प्रे पर सवर्ण, यानी कि जो भी कोई भी तय वर्ग का हो वर्ण आपका तय थ द ध न, मेन तो आपके तय द द और न ही मिलेंगे और बाद में अगर उनके लय हो तो ये जो आपका तय वर्ग है उसका भी आपका लय में चेंज हो जाता है। ठीक है, जो आपके तय द हैं उसका आपका लय में और जो आपका न है उसका लय के ऊपर ये अनुनासिक आ जाता है, आपका अनुस्वार आ जाता है। ठीक है, तो तय दय की जगह पे लय और नय की जगह पे आपका आ जाएगा लय। ठीक है, प्लस लय। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, तोरली का मतलब आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट है अपना पदांत में तय वर्ग का कोई वर्ण हो तथा उत्तर पद के प्रारंभ में लय वर्ण हो तो तय वर्ग के स्थान पर भी लय हो जाता है। यही बात हमने अब ऊपर की है। अभी जो नय के स्थान पर लय आदेश होता है वह अनुनासिक लय होता है। देखो जैसे उत या ऊद प्लस लास है तो उल्लास है। अब कई बच्चों को डाउट रहता है कि ऊत लें फिर या ऊद लें। देखो अगर एग्जाम में आपके दोनों ऑप्शन मिलते हैं ऊत प्लस लास या फिर ऊद प्लस लास, तो आपको ऊत प्लस लास को प्रायोरिटी देनी होगी, क्योंकि जो द है आपका ये तय से ही बना है। आपका ऊत से नेक्स्ट स्टेप आपका ऊद होता है और बाद में आपका बनता है उल्लास। ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन हो तो आप ये तय को आप प्रायोरिटी दोगे, क्योंकि अब आप कहोगे कि एनसीईआरटी में तो हम सब जगह द ही यूज करते आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये हमारा डेली यूज का नहीं, ये हमारी कंपटीशन लेवल की तैयारी है, तो इसके लिए आपको द के स्थान पर तय को आपको प्रायोरिटी देनी होगी। ऊत प्लस लाश उल्लास, देखो जहाँ पे ये डबल ले आ जाए ना तो आप समझ लेना कि वहाँ पे आपका क्या है, परसवर्ण संधि है या फिर लत्व संधि है। उल्लेख, विदुलेखा, महालाप, विद्वालिक्ति, ठीक है, जय लक्षणा। ठीक है, क्लियर यहाँ पर? अगर इसका आ जाए संधि विच्छेद, देखो जैसे ये है जय लक्षणा, तो लक्षणा तो एज इट इज आएगा ही आपका। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका जहत। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? सबको क्लियर है? आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है अपनी अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि, यरोनुनासिके अनुनासिको वा का मतलब क्या होता है आपका? वा का मतलब आपका क्या होता है? विकल्प में आती है ये वाली संधि। ये आपकी जो अनुनासिक संधि है ये जस्तो संधि का विकल्प है। जो आपकी जो हमने कल की थी पूर्व सवर्ण संधि और जो आज हमने की है परसवर्ण संधि या फिर लत्व संधि और या फिर ये अनुनासिक संधि, ये आपका जस्तोक संधि का ही आपके क्या है, ये विकल्प है। क्या है, ये आपके विकल्प हैं। देखिए अगर संधि में जो आपका उत्तर पद होता है उसका जो आपका पहला वर्ण है वो आपका अगर पांचवा वर्ण है, यानी कि अनुनासिक वर्ण, जैसे मैं न ये होगा जो, तो इससे पहले वाला भी है ना ये खुद का आपका पंचम वर्ण आ जाता है। जैसे ऊत या ऊद प्लस मूलम, तो क्या बन गया आपका उन्मूलम। ऊद प्लस नयनम क्या बन गया आपका उन्नयनम। ठीक है, तो ये स्वयं का आपका क्या बन गया, ये पांचवा वर्ण आपका बन गया। इसको हम अनुनासिक वर्ण भी बोलते हैं। क्लियर? क्लियर है यहाँ तक सबको? ठीक है, देखिए नेक्स्ट है आपका प्रत्यय भाषायाम नित्यम। प्रत्यय भाषायाम नित्यम, इसका मतलब भी यही है, अगर लास्ट में अगर उत्तर पद में आपका पहला पंचम वर्ण है तो ये आपका पंचम वर्ण में आपका चेंज हो जाएगा और ये हमेशा ही अनुनासिक संधि होगी इसके अंदर। ठीक है, इसका मतलब यही है।
नेक्स्ट है आपकी चर्तव संधि। कौन सी संधि आपकी? चर्तव संधि। खरीच खरीच यानी कि पदांत में यदि झल वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है वर्ण और ऊष्म वर्ण हो और उत्तर पद के प्रारंभ में पहला, दूसरा, श और स हो तो पदांत के स्थान पर उसी वर्ग का प्रथम वर्ण आदेश हो जाता है। आया बात ये समझ में? ये बात आई या नहीं आई समझ में? ठीक है, देखो पदांत में किसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो और उत्तर पद में खर हो यानी कि पहला, दूसरा, श हो तो पदांत के स्थान पर भी उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। जैसे ऊद प्लस कर्ष है आपका, तो ये क्या बन गया आपका? उत्कर्ष है। ऊद प्लस त्रम है तो क्या बन गया? उत्तरम। इसमें क्या लिख रखा कि उसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। उसी वर्ग का प्रथम वर्ण देखिए द है, द का प्रथम वर्ण क्या हो गया आपका? त। ये द है क्या हो गया आपका? त। ये द है क्या हो गया आपका? त। चतुर संधि आई बात समझ में? क्लियर हो गई होगी शायद आप सबको। ठीक है, चर्त्व संधि खरीच है यानी कि पदांत में किसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो, किसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो तो उत्तर पद में खर हो यानी कि पहला, दूसरा हो या फिर श में से हो तो पदांत के स्थान पर उसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। उसी वर्ग का प्रथम वर्ण। यहाँ पे च भी हो सकता है, यहाँ पे त भी हो सकता है, यहाँ पे कै भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ आपका? तो ये जो पदांत में है ना उसी वर्ग का आपका प्रथम वर्ण हो जाता है चर्तव संधि में। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारी अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि मोनुस्वार है, मोनुस्वार है यानी मैं को आपका क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। देखिए मोनुस्वार है, मैं अंतस्य पदस्य अनुस्वारो हली यानी कि पदांत में मैं तथा उत्तर पद के प्रारंभ में व्यंजन वर्ण हो तो मैं के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। मैं के स्थान पर क्या हो जाता है आपका? अनुस्वार। जैसे गम प्लस गा गंगा, कम प्लस है कंठ है, सम प्लस धी समधि। यही तो दे रखा ना कि पदांत में मैं हो और उत्तर पद के प्रारंभ में व्यंजन वर्ण हो। पदांत में तो मैं ही है, देखिए मैं ही है ना पदांत में, मैं। ठीक है, और जो आपका उत्तर पद के प्रारंभ में कोई भी व्यंजन वर्ण हो तो आपका मैं का क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक सबको? कम प्लस है कंठ है, सम प्लस धी संधि, गम प्लस ता गमता, हरिम प्लस वंदे हरिम वंदे, सम प्लस भवन संभवम। सम प्लस भवम है ये, सम प्लस भवम क्या बन गया आपका? संभवम। ठीक है, चतुर संधि भी क्लियर हो गई आपकी। ठीक है, क्लियर। देखिए आपको नोट क्या करना है कि अनुस्वार केवल मैं के स्थान पर होता है परंतु असंत अस प्लस अंत शब्दों के योग में अनुस्वार न के स्थान पर भी हो सकता है यानी कि अस प्लस अंत। देखिए जैसे यसान प्लस सी यसान सी, मनान प्लस सी मनान सी, पयान प्लस सी पयान सी, तेजान प्लस सी तेजान सी। ठीक है, क्लियर। आई होप आपको ये नोट भी क्लियर हो गया होगा। उपयुक्त उदाहरण जो आपके ये ऊपर वाले उदाहरण है ना हमने अभी किए हैं, ये सान प्लस सी ये सान सी, मनान प्लस सी मनान सी, सिरान प्लस सी सिरान सी, ये जो आपके उदाहरण है ये नश्च पदांत से झली सूत्र से सिद्ध हुए हैं। इस सूत्र से पदांत में न वर्ण हो और उत्तर पद के प्रारंभ में झल पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऊष्म यानी कि श और है वर्ण हो तो न के स्थान पर भी अनुस्वार हो जाता है। किससे? नश्य पदांत से झली सूत्र से। ये वाले जो आपके ये जो उदाहरण थे आपके संधि थी ये वाली की सूत्र से हुई आपके नश्य पदांत से झली। देखिए ये झल आपको समझ में आ गया होगा जो आपने महेश्वर सूत्र में किए हैं। ठीक है, तो महेश्वर सूत्र का याद होना बहुत ज़्यादा जरूरी है आपका। क्लियर। नेक्स्ट है आपका इसके अपवाद हैं आपके, कुछ अनुस्वार संधि के आपके अपवाद हैं। इनमें से पहला अपवाद आपका मोराजिस में कऊ यानी कि जो आपका राट धातु से बने हो ना, राट धातु से, जैसे राट हो गया, राज्य हो गया, रागी हो गया, राज्यम हो गया, राजा हो गया। ठीक है,
अगर ये वाले शब्द आ जाए ना तो आपका अनुस्वार का निषेध हो जाता है, निषेध हो जाता है आपका अनुस्वार का। देखिए, पदांत में यदि मैं हो और उत्तर पद में राट धातु हो तो अनुस्वार का निषेध होता है। जैसे सम प्लस राट है सम्राट है, सम प्लस राज है साम्राज्य। ठीक है, देखिए राट धातु से बनने वाले शब्द आपके कौन कौन से हैं? राट है, राज्य है, रागी, राज्यम, राजा। क्लियर? ठीक है, अभी इससे जस्ट पहले हमने क्या किया था? अनुस्वार संधि में अगर आपका पदांत में मैं हो और उत्तर पद के प्रारंभ में व्यंजन वर्ण हो तो मैं के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। लेकिन देखिए इसमें भी मैं है और इसमें भी कोई भी वर्ण है तो इसके हिसाब से तो आपका क्या आना चाहिए? अनुस्वार आना चाहिए। लेकिन इसका एक निषेध सूत्र है, मोह राजिस में कवो। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट है आपका, इसी का निषेध है आपका वा पदांतस्य, वा पदांतस्य। इस सूत्र से अनुस्वार का निर्धारण उच्चारण के स्थान पर होता है, अर्थात अनुस्वार के स्थान पर उत्तर पद का पंचम वर्ण होता है। अनुस्वार के स्थान पर उत्तर पद का पंचम वर्ण होता है, परंतु विकल्प से अनुस्वार अपरिवर्तित भी रहता है, अपरिवर्तित भी रहता है। जैसे त्वम प्लस क्रोसी, ये एज इट इज आ जाएगा आपका त्वम करोसी, त्वम करोसी। ठीक है, किस सूत्र से? वो आपका ये वा पदांतस्य, वा पदांतस्य। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, अब है आपकी पर सवर्ण संधि अनुस्वार, यानी कि अनुस्वार से यही पर सवर्ण। आपको ये सूत्र होने भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। पर सवर्ण संधि अनुस्वार से यही पर सवर्ण, यानी कि अनुस्वार के स्थान पर सवर्ण, यानी कि जो आपका बाद वाले जो पंचम वर्ण है ना उसका आदेश हो जाता है अनुस्वार के स्थान पर, यानी कि पर सवर्ण, यानी कि जो पर माने बाद वाले और सवर्ण यानी कि जो आपका वर्ण है ना उसी का पंचम वर्ण आदेश हो जाता है। यदि प्रे उस वर्णों को छोड़कर कोई व्यंजन वर्ण हो तो स्वतंत्र संधि न होकर अनुस्वार संधि का ही परिवर्तित हो जाता है। देखिए, अगर आपके एग्जाम में अनुस्वार का भी एग्जाम्पल दे रखा हो और परसवर्ण का भी दे रखा हो तो आपको जो आपका परसवर्ण है ना वो ज़्यादा मान्य होगा आपका। ठीक है, तो आप परसवर्ण करेंगे। जैसे गंगा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं लेकिन ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आप प्रायोरिटी किसको दोगे? आप गंगा को, किसको दोगे? गंगा को। ठीक है, कंठ है ये आपका अनुस्वार है, ये आपका परसवर्ण है। क्लियर? क्लियर यहाँ तक? ठीक है, तो देखिए इसके अंदर आपका एक है आगम, गमो हर्षवादची गमोणे नित्यम, यानी कि पदांत में गम ग अण न। देखिए वो आपने माहेश्वर सूत्र में पढ़ा था, यह मंगण न मैं। ठीक है, ये अण न से प्रे कोई स्वर वर्ण हो तो गम से पूर्व में हर्षव हो, यानी कि ए ई उ री हो तो इस सूत्र से गम का आगम होता है। आप इसका कुछ उदाहरण देखोगे ना तो आपको ये क्लियर हो जाएंगे। देखिए, कोई भी आपका ह्रस्व स्वर है, क्या आपका ह्रस्व स्वर ए ई उ री और इसके बाद आपका गम, यानी कि ग अण न में से कोई भी एक हो और प्लस में स्वर। देखिए, प्रत्यंग प्लस आत्मा, ये आत्मा आपका हो गया ना स्वर, और ये आपका ग हो गया, और इससे पहले आपका यह में क्या आपका ए है। ठीक है, तो ये क्या यहाँ पे आपका अंक का क्या हो जाएगा? आगमन हो जाएगा। देखिए, प्रत्यंग तो ये है ही और अंक आपका हो गया आगमन, यानी कि प्रत्यंगात्मा। सुगण प्लस ईस है तो क्या बन गया आपका? सुगणीश है, सुगणीश है। सन प्लस अंत है सन्नत है। क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट है आपकी छत्व संधि, छोटी छत्व संधि। यह आपका जो आपकी च्युतव संधि है उसी का ही परिवर्तित रूप है, ये वाला उसी का क्या है? परिवर्तित रूप है। यह स्वतंत्र संधि न होकर सचुतु संधि का परिवर्तित रूप होता है। इसमें उत्तर पद के प्रारंभ में श हो तो स के बाद में अट यानी कि स्वर हो, है या व हो तो श के स्थान पर छ आदेश हो जाता है। देखिए, आप एग्जाम्पल से करोगे ना तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। जैसे मृत प्लस शक्तिकम है, ये आपकी
सचुतव संधि का ही है ना, सचुतव संधि का। तो सचुतव संधि में जो आपका तकार था वो किस में चेंज हो रहा था, आपका चकार में। आपको याद होगा जो आपका तकार था वो किस में चेंज होता है, आपका चकार में। और इसके अंदर जो आपकी छत्व संधि है इसमें क्या दे रखा है कि जो श के स्थान पर है आपका क्या हो जाता है, छ। क्या हो जाता है आपका, छ। ठीक है, जैसे मृत प्लस सक्टिकम तो क्या बन गया आपका, मृच्छ कटिकम। उत प्लस श्वास क्या बन गया आपका, उच्छ्वास। तत् प्लस शिवम क्या बन गया आपका, तच्छिवम। एक आता है आपका परिच्छेद, क्या आता है आपका, अगर हम लिख देते हैं परि प्लस छेद, ये आपका सचुतव संधि है या फिर ये आपका छत्व संधि है, किस में चेंज, किस में आती है ये आपकी। तो ये जो आपका प्री प्लस छेद है ये आपका छत्व संधि में नहीं आता है, इसको हम लिख सकते हैं परिच्छेद। अगर आप इसका संधि छेद करते हैं तो आप बोलोगे कि च भी आ गया और छ भी आ गया, तो ये तो आपकी छत्व संधि हुई। लेकिन आप इसको अलग अलग करोगे तो ये छेद तो खुद में ही अलग से शब्द है, आपका उत्तर पद है ये वाला। तो परि प्लस छेद है, क्या बनेगा आपका परिच्छेद है। इसके अंदर आपका छत्व का नहीं हुआ है यूज इसके अंदर। ठीक है, देखिए मर्द प्लस शक्ति कमता का क्या हुआ आपका च, और से का क्या हुआ आपका छ। ठीक है, तो क्या बने गया आपका मृच्छ कटिकम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तुक्कागम, छ च। ह्रस्व के बाद 6 वर्ण रहने पर उनके मध्य तुक्कागम हो जाता है तथा उ व क का इत संज्ञा होकर लोप हो जाता है तथा शेष तय रहता है। जैसे अनु प्लस छेद है, क्या बन गया इसके अंदर आपका क्या आ गया, तुक्का आगम आ गया, तो क्या बन गया आपका अनुच्छेद। मातृ प्लस छाया तो क्या बन गया आपका मातृ छाया। किसके कौन से वाले सूत्र से हुआ आपका ये, छे च। ठीक है, क्लियर हुआ आपका यह प्री प्लस छेद है, क्या हुआ आपका परिच्छेद है। ठीक है, ये परिच्छेद लिख रहा ना, तो ये आपका क्या हुआ परिच्छेद है। आई होप आपको व्यंजन संधि क्लियर हो गई होगी, और आपके जो डाउट हैं आप वो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, देखिए मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मेरा हरियाणवी टच नहीं आए, लेकिन फिर भी आ ही जाता है। आई होप आपको इससे कोई परेशानी नहीं होगी। तो फिर ठीक है, आज की हमारी वीडियो को हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। अगर आप डेली की वीडियो देखते हो तो स्टेट क्लियर करने में आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं फिर कल आपकी विसर्ग संधि के साथ। अब तक हमने कर ली है स्वर संधि और व्यंजन संधि। कल हमारी जो विसर्ग संधि है वो भी कंप्लीट हो जाएगी, और आपका जो संधि वाला चैप्टर है वो क्लियर हो गया होगा, हो जाएगा ये वाला आपका स्वर संधि और व्यंजन संधि तो हमने कर ही ली, और विसर्ग संधि हम कल कर लेंगे, और जो आपका संधि का टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखना। ओके, धन्यवाद।